नमस्ते प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारे कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जैसा कि हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि ये चैप्टर हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर नहीं है, इट्स बिट लेंदी चैप्टर। और ये लेंदी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इनके नामकरण और वर्गीकरण के अलावा हम इनको बनाने की विधियां, जिनको हम विरेचन कहते हैं, इसके अलावा हम इनके भौतिक गुणधर्म के अलावा हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। आई होप कि 5 लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आए। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने डील किया रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, तो हमने रासायनिक अभिक्रिया किसकी पढ़ी? अल्कोहल की। अब अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया को हम 2 कैटेगरीज में वर्गीकृत करके पढ़ रहे हैं। मतलब हमने इसका वर्गीकरण 2 कैटेगरीज में किया। क्यों किया? क्योंकि जब आपने R और OH को देखा तो हमेशा R और OH जो है वो 2 तरह के बंध बनाता था। कौन से बंध? एक तो बंध हुआ R और O के बीच का, मतलब जो एल्किल समूह होगा और ऑक्सीजन के बीच का बंध। और जो हमारा दूसरा बंध था वो था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध। अब किसी भी नई चीज का निर्माण तब होता है जब पुराने वाले बंध का विदलन होता है, पुराने वाले बंध टूटते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि हमने जिस बंध का विदलन किया वो आपका O और H के बीच का बंध था। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे कि C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम किन चीजों का निर्माण होगा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जब मैंने O और H के बीच के बंध को तोड़ा तो हमने उस बंध को तोड़ते टाइम हमने उसकी अभिक्रिया देखी धातुओं के साथ। जब हमने उसकी अभिक्रिया करवाई धातुओं के साथ, उसी कैटेगरी में हमने अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता के बारे में भी पढ़ा कि कौन कितना ज्यादा अम्लीय है। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी जिसका नाम था एस्टरीकरण, और हम इसको फिशरमैन की एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो वो जो था वो हमने O और H के बीच के बंध को विदलन किया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करेंगे विथ अ फ्रेश न्यू टॉपिक, जिसमें हम C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब बच्चों, जब आप C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हो ना, तो हम यहाँ पर बहुत सारी अभिक्रियाएं यहाँ पर देखते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि हम जितनी भी अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, उन सबकी क्रिया विधि भी है। तो अभी तक मैं आपको 2 क्रिया विधियां समझा चुकी हूँ। एक क्रिया विधि मैंने आपको समझाई थी जब मैं आपको अल्कोहल का विरेचन पढ़ा रही थी। दूसरी क्रिया विधि मैंने कौन सी बताई? अभी लास्ट लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, तो वहां पर भी हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा। मैकेनिज्म को छोड़ के नहीं जाना है, ना ही आपको मैकेनिज्म को रटना है। जो भी क्रिया विधि है हमेशा 3-4 स्टेप्स में होगी। ध्यान रखिए कि किस स्टेप में क्या हुआ और क्या उत्पाद बना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होता है कि इस अभिक्रिया का आपको क्रिया विधि लिखनी है, इस अभिक्रिया का आपको मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है? अब जो हम आज का लेक्चर कर रहे हैं ना, वहां पर भी हमारे पास में एक क्रिया विधि है जो अभी आगे आएगी तो मैं आपको समझाऊंगी। तो क्रिया विधियों को ध्यान से समझिए, नेम रिएक्शंस को ध्यान से समझिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में जो अननोन प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद हमें नहीं पता होता, उसे पता करने के लिए क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं का भाग 2। और भाग 2 का मतलब हम अब क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन। हम किसका विदलन करेंगे? हम C और O का जो बॉन्ड है ना, उस आबंध का हम यहां पर विदलन करेंगे। स्टार्ट करें? चलिए, तो अगर मैं C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन करती हूं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें C और O कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड का विदलन हुआ, वो अभिक्रिया आपकी 1-2 नहीं है। उन अभिक्रियाओं को हमने वर्गीकृत किया है 4 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी है बच्चों? 4 कैटेगरी है आपके पास में इन अभिक्रियाओं को पढ़ने की। अब ये जितनी भी अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है ना, चारों में कौन से वाले बॉन्ड का विदलन होगा? अब बॉन्ड जो टूटेगा ना, वो C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? चलिए, तो पहली जो अभिक्रिया इस कैटेगरी में हमारे पास है, उसका नाम है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया।
दूसरी अभिक्रिया का नाम है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया। यहां थे हाइड्रोजन के हैलाइड, यहां है फॉस्फोरस के हैलाइड, तो यहां जो अभिक्रिया करवाओगे वो करवाओगे हाइड्रोजन के हैलाइडों से, ठीक है। यहां जो अभिक्रिया करवाओगे वो करवाओगे फॉस्फोरस के हैलाइडों से, ठीक। यहां जो अभिक्रिया होगी वो होगी निर्जलन। निर्जलन का मतलब होता है कि आपका जो जल होता है ना H2O, उसका रिएक्शन में से निकल जाना। तो H2O का निकलना अभिक्रिया में से, ये कहलाता है आपका निर्जलन। क्लियर। लास्ट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी में भी O2 का जुड़ना, O2 या O का जुड़ना। क्लियर ये चीज है। फिर से बताती हूं मैं आपको, C बॉन्ड O का जब आप विदलन पढ़ोगे तो ये जो विदलन की अभिक्रियाएं हैं इनको हम 4 कैटेगरी में आज यहां पर पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया हम ये देखेंगे कि हमने जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसके साथ अभिक्रिया करवाई। किसकी अभिक्रिया करवाई? किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम? ये अभिक्रिया पढ़ रहे हैं बच्चों हम अल्कोहल की, तो हर बार अल्कोहल लेंगे और इनको लेंगे, ठीक है। दूसरी जब आप अभिक्रिया करवाओगे उसमें आप फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड लोगे, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया में आप निर्जलन करोगे। निर्जलन का मतलब होता है कि अभिक्रिया में से वाटर को बाहर निकालना। चौथी अभिक्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का किसी चीज में जुड़ना, ठीक है। और कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ इन 4 ही टॉपिक्स पे आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी। तो पहली अभिक्रिया शुरू करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों पहली अभिक्रिया है आपकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमने कोई अल्कोहलिक ग्रुप लिया और हम उसकी हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर H2O मिलेगा। तो ये रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड को फॉर्म करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? हमने यहाँ पे लिया अल्कोहल, यहां पर हमने लिया हाइड्रोजन का हैलाइड, यहां पर हमने लिया एल्किल हैलाइड, और ये हमारा बना एल्किल हैलाइड प्लस वाटर। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेशल रिएजेंट चाहिए। उस स्पेशल रिएजेंट का नाम क्या होता है? उस स्पेशल रिएजेंट को बच्चों हम कहते हैं लूकस का रिएजेंट। उस स्पेशल रिएजेंट का नाम है लूकस रिएजेंट। अब ये जो लूकस रिएजेंट होता है ये होता है आपका सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण। सांद्र HCl प्लस जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम ZnCl2 के मिश्रण को क्या कहते हैं? लूकस रिएजेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड का मिश्रण आपका लूकस रिएजेंट होता है, और लूकस रिएजेंट की उपस्थिति में ही आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हो। अब जैसे ही आप ये अभिक्रिया करवाते हो तो ये अभिक्रिया में रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें धुंधलापन आ जाता है। तो आप ये देखोगे कि जो आपके टर्शरी अल्कोहल होंगे, क्या होंगे? जो टर्शरी अल्कोहल होंगे वो बहुत जल्दी धुंधलापन उत्पन्न कर देंगे क्योंकि वो जल्दी हाइड्रोजन हैलाइड बना देंगे। लेकिन अगर मैं प्राइमरी वाली की बात करूं तो प्राइमरी वाले जो आपके अल्कोहल हैं वो इतनी जल्दी आपके इसमें धुंधलापन प्रयुक्त या उत्पन्न नहीं करेंगे। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में धुंधलापन जल्दी आ जाएगा। क्लियर? तो ये थी पहली अभिक्रिया जिसका नाम था हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया। अब आपको किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? फॉस्फोरस के ट्राइहैलाइड। क्या है ये? फॉस्फोरस के ट्राइहैलाइड, ठीक है। फॉस्फोरस के ट्राइहैलाइड का मतलब हुआ PX3। ट्राइहैलाइड बोल रहे हैं ना, तो 3 हैलाइड हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अब बच्चों ये जो PX3 है ये आपका क्या हो सकता है? ये आपका PCl3 भी हो सकता है,
ठीक है, अधिकतर हम ट्राईहेलाइड में इसको PCl3 को ही लेके चलते हैं, PF3 और अगर मैं बात करूं PBr3 ऐसी कोई चीजें नहीं होती। तो हम PCl3 की जब बात करेंगे तो हम क्या लेके चलेंगे, हम फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड ही लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड। इतना क्लियर। तो अब अभिक्रिया अल्कोहल की किसके साथ करवानी है, फास्फोरस के ट्राइहलाइड के साथ। अब अगर मैंने यहाँ PCl3 लिखा है और आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये अभिक्रिया मैं पहले वाले चैप्टर 10 में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार हम दोबारा से इसको कर लेते हैं कि PCl3 के साथ आप अभिक्रिया कैसे करवाओगे। फास्फोरस ट्राइहलाइडों के साथ जब हम अल्कोहलों की अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली अभिक्रिया मैं आपको चैप्टर नंबर 10 में बता चुकी हूँ जब हमने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाए थे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर फास्फोरस ट्राइहलाइड की बात की है तो यहाँ तो आप इसमें ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो और ट्राइब्रोमाइड ले सकते हो, आयोडाइड और फ्लोराइड आप यहाँ पर नहीं ले सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें करवानी है अभिक्रिया किसकी, अल्कोहलों की। ठीक है, मुझे अभिक्रिया किसकी करवानी है, मुझे अल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है। किसके साथ, फास्फोरस के ट्राइहलाइड के साथ। किसके साथ, फास्फोरस के ट्राइहलाइड के साथ। तो बच्चों जब फास्फोरस के ट्राइहलाइड के साथ आप अल्कोहल की अभिक्रिया करवाओगे तो आपको यहां मिलेगा एल्किल हैलाइड। क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड आपको यहां पर प्राप्त होगा। तो हम ये जो अल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहे हैं, आप देख सकते हो कि अल्कोहल की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड ही मिल रहा है। तो यहां पर हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिला एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब मैंने बोला अल्कोहल को लेके चलो, तो अल्कोहल का मतलब हो गया यहाँ पे ROH। फास्फोरस के ट्राइहलाइड से इसकी अभिक्रिया करवानी है। ट्राइहलाइड को मैं ले लेती हूं यहां पर PCl3, हो गया ट्राइहलाइड, बनेगा क्या, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब R और उसके साथ में Cl। ठीक है, और यहां पर क्या बन के बाहर निकल जाएगा, H3PO3। अब अगर मैं इस अभिक्रिया को देखूं तो ये मेरी बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, संतुलित नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाते ही R भी हो गए 3, C भी हो गए 3, P यहाँ पर 1 है, O हो गए आपके 3, H हो गए 3। तो देखो ROH तो हुआ आपका अल्कोहल। अल्कोहल की अभिक्रिया मैंने किससे कराई, फास्फोरस के ट्राइहलाइड से, मतलब ट्राइक्लोराइड से। क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद मुझे RCl मिला। ये RCl आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है, और साथ में मुझे मिला H3PO3। क्लियर है। तो ये अभिक्रिया किसकी थी, ये आपकी अल्कोहल की फास्फोरस के ट्राइहलाइडों के साथ अभिक्रिया थी। ट्राइहलाइडों में आप ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो और ट्राइब्रोमाइड भी ले सकते हो, इसके अलावा आप इसमें और कुछ नहीं ले सकते। तो ये अभिक्रिया आप चैप्टर नंबर 10 से भी दोबारा देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब फास्फोरस ट्राइहलाइडों के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो हमारी अगली अभिक्रिया है, अगली अभिक्रिया है, इसका नाम है आपका निर्जलन। ठीक है, निर्जलन का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया में से H2O का निकलना। क्लियर है स्टूडेंट्स, H2O का निकलना। अब बच्चों एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जब भी आप निर्जलन की अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको यहां पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही लेके चलने पड़ेंगे, प्रोटोनेटेड एसिड्स ही आपको यहां पर लेके चलने पड़ेंगे। प्रोटोनेटेड एसिड्स का मतलब होता है प्रोटोनेटेड अम्ल। प्रोटोनेटेड अम्ल, प्रोटोनेटेड अम्ल का मतलब H पॉजिटिव वाले आपके अम्ल। तो प्रोटोनेटेड अम्ल जब आप इस निर्जलन की अभिक्रिया में लोगे तो आप यहाँ पे ले सकते हो H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप ले सकते हो H3PO4। ठीक है, तो आप ये दोनों एसिड्स जो हैं यहाँ पर यूज में लोगे निर्जलन की अभिक्रिया को करवाने के लिए। इसके साथ में कई बार हम क्या करते हैं,
हम जो होता है जल रहित जिंक क्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम जो है उनको भी उत्प्रेरक के रूप में इस अभिक्रिया में प्रयोग में लेते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो जब भी निर्जलन की बात आए तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पर प्रोटोनेटेड अम्ल लेना है, या तो मैं H2SO4 लेके चलूंगी या फिर मैं H3PO4 लेके चलूंगी। कई बार इस अभिक्रिया को करवाने के लिए उत्प्रेरक की जरूरत भी पड़ेगी, तो उत्प्रेरक या तो आप एल्यूमिनियम लोगे या फिर जिंक का क्लोराइड लोगे। अब निर्जलन का मतलब वाटर का निकलना, तो बच्चों जब भी अल्कोहल में से वाटर को निकाल दोगे ना तो हमेशा एल्कीन का निर्माण होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड का निर्माण होगा जब भी किसी चीज में से जल बाहर निकलेगा। तो इसको लिख लो आप, एक ये गोल्डन रूल हो गया आपके पास। क्या हो गया ये गोल्डन रूल? ये गोल्डन रूल क्या कहता है कि निर्जलन की अभिक्रिया जब भी होगी, निर्जलन की अभिक्रिया आपकी जब भी होगी, तो निर्जलन की अभिक्रिया जब भी होगी मतलब रिएक्शन में से जब भी H2O निकलेगा तो हमेशा जो उत्पाद बनेंगे वो आपके एल्कीन ही बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्कीन बनेंगे। मतलब किसी भी चीज में से अगर आपने अल्कोहल में से जल को निकाला तो जल के निकलते ही वहां पर क्या आएगा, आपको एल्कीन का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। एल्कीन का मतलब होता है द्विक आबंध, मतलब डबल बॉन्ड। इतना क्लियर? अभी मैं आपको अभिक्रिया करके दिखाती हूं, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, निर्जलन कर रहे हैं और अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं? अभिक्रिया हम अल्कोहल की पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल लिया मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3CH2OH। ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। एक और दो कार्बन है, इसका मतलब इसका नाम है एथेनॉल। क्लियर बच्चों? अब मैंने बोला कि अगर मुझे इसकी अभिक्रिया करवानी है, मुझे इसका निर्जलन करवाना है, तो ये निर्जलन किसकी उपस्थिति में होगा? मुझे यहां पर लेना पड़ेगा H2SO4 या फिर H3PO4। क्लियर इतना? चलिए, जब आप इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, और इसमें से जो आपका H2O है वो बाहर निकल जाएगा। ये H2SO4 इसको क्या देगा? इसको H+ आयंस देगा। देखिए CH3CH2, जब इन दोनों के बीच का सिंगल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड आया, मतलब इसमें से एक H कम हो गया, वो H इस OH के साथ मिलके जल के रूप में यहां से क्या हो गया? यहां से विलोपित हो गया, यहां से निकल गया। तो हम बोलेंगे कि इस अभिक्रिया का नाम है निर्जलन। और यहां जो C डबल बॉन्ड C का निर्माण हुआ, इसका मतलब यहां पर हमारा एल्कीन बना। इस एल्कीन का नाम है इथीन। इतना क्लियर बच्चों? अब ध्यान क्या रखना है कि जब आप इस अभिक्रिया को करवाते हो तो यहां पर आपको तापमान का विशेष ध्यान रखना है। आप यहां पर तापमान लेके चलोगे 443 केल्विन। ओके, तो ये हुआ कि मैंने इथेनॉल का निर्जलन किया तो मुझे इथीन मिला। तो अल्कोहल का निर्जलन करोगे किसी भी प्रोटोनेटेड अम्ल की उपस्थिति में, तो प्रोटोनेटेड अम्ल की उपस्थिति में निर्जलन करने से आपको क्या प्राप्त होगा? आपको एल्कीन प्राप्त होगा। क्लियर?